आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अरुण कुमार टेलर जी से, जो कि व्याख्याता हैं संस्कृत से, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतना अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। और आज की ये जो न्यूज़ है, आज का ये जो इंटरव्यू है, ये स्पेशल है उन नौजवान साथियों के लिए जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि तैयारी कैसे होती है और किस तरीके से करें ताकि फर्स्ट टाइम में ही सफलता मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे विदेश न्यूज़ टीम पर। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आपके न्यूज़ चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं, इससे पहले भी आपके मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो आपका चैनल और आप वास्तव में इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपका प्यार मिला हमें। सर सबसे पहले तो आपका परिचय आप खुद ही बताइए ताकि नौजवान साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिले। मेरा नाम तो जैसे पता है ही, अनिल टेलर। यहाँ पर मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय थोई में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ, संस्कृत व्याख्याता के रूप में। मेरी जीवनी के बारे में बताऊँ तो मैंने अपने थोई ग्राम की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सीनियर क्लास किया। उसके बाद में SNKP नीमका थाना से मैंने BA किया। इसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने संस्कृत में MA किया। MA जब मैं प्रीवियस कर रहा था तो MA प्रीवियस के दौरान ही मेरा राजस्थान B.Ed में सिलेक्शन हो गया और मैंने 2005 में B.Ed का सिलेक्शन उत्तीर्ण किया। और 2006 में जब मैं B.Ed करके आया तो आते ही उस समय तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती निकली और मैंने वहाँ तैयारी की और ईश्वर की कृपा कर्मयोग कि प्रथम बार में ही मेरा सिलेक्शन तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 23 साल की उम्र में हो गया था। और मैंने 19 जनवरी 2008 को बूंदी जिले में पदस्थापन प्राप्त किया। उसके बाद में मैं निरंतर बूंदी जिले में ही कार्यरत रहा। वहाँ पर मैंने नेट JRF की एग्ज़ाम क्लियर की। उसके बाद में जब 2015 की व्याख्याता भर्ती आई तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे आदरणीय गुरुजी श्री रवि जी जोशी जी की प्रेरणा से मैंने अध्ययन शुरू किया और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से मैंने और राजस्थान में सेकंड रैंक व्याख्याता भर्ती 2015 में प्राप्त की। उसके बाद में मैं वहीं बूंदी जिले में ही मैं पदस्थापित हुआ एज ए व्याख्याता के रूप में। और 30 सितंबर 2019 को मेरा ट्रांसफ़र बूंदी से ग्राम थोई में बालिका विद्यालय में हो गया और 1 अक्टूबर 2019 से मैं अनवरत यहीं कार्यरत हूँ। सर जैसे कि आपने फर्स्ट चांस में ही और राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त की, तो आपने जो तैयारी की थी वो तैयारी किस तरह से की ताकि जो नवयुवक साथी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, तो उनको सुविधा मिले। तो आप वो बताइए कि आपका जो तैयारी का पैटर्न था वो क्या था। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा रीट की तैयारी छात्र कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बेरोजगार छात्र होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में एंट्रेंस का जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य एंट्रेंस है, वो रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड में ही है। इसलिए मैं उन साथियों से, सभी बेरोजगार साथियों से अपील करना चाहूँगा कि वे SSP 3 S के ऊपर अपना फोकस करें। सिटिंग, साइलेंस और पेशेंस। अध्ययन के लिए सिटिंग दें, समय निकालें, शांति से तैयारी करें और धैर्य बनाए रखें। सफलता उनको अवश्य प्राप्त हो। तो सर जैसे कि आपने सेकंड रैंक प्राप्त किया है, उस समय आप कितने टाइम पढ़ते थे, जो टाइमिंग क्या थी आपकी, जो स्टडी टाइमिंग थी वो? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति को एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि कोई बेरोजगार या कोई छात्र पढ़ता है तो सफलता के चांसेस कम होते हैं। यदि वो छात्र टॉप करने के इरादे से किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो वो सफल अवश्य होगा। इसलिए उसे अपना जो समय है उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समय का सदुपयोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए वो सुबह कितने बजे उठे, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसे उठना पड़ेगा।
मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उसे योग और प्राणायाम, देव चाहे आप आधी घंटे योग और प्राणायाम उसे अवश्य करना होगा। उसके बाद में वो एक अपना चार्ट बनाए कि कब से कब मेरे को पढ़ना है, कब से कब मेरे को दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होना है, कब खान पान करना है, कब मेरे को सोना है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि यदि कोई भी छात्र लगातार 6 महीने तक 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करता है, धैर्य धारण करके शांति से और बिल्कुल स्पष्ट करते हुए टॉपिक को, तो उसको सफलता प्राप्त करने में कोई भी नहीं। सर अगला सवाल है नौजवान साथियों के लिए कि बुक सिलेक्शन का कितना क्या रोल रहता है इसमें? हाँ, एग्जाम में बुक सिलेक्शन का बहुत अच्छा रोल रहता है। अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे कि कई प्रकार की गाइडें मार्केट में उपलब्ध होती हैं, कई प्रकार की गाइडें मार्केट में उपलब्ध होती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कई प्रकार की गाइडों की बजाय आप एक गाइड लाओ और उस गाइड के ऊपर फोकस करो, उसी गाइड को आप बार बार उसका अध्ययन करो, एक ही गाइड का, उसमें आपके सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा, सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। एक और तरीका होता है बुक्स पढ़ने का, कि अपन क्या करते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवीजन कर लिया, तीसरी बार रिवीजन कर लिया, चौथी बार जब हम उसका रिवीजन करते हैं तो वो बुक लेकर के रिवीजन करते हैं। जब हम रिवीजन करते हैं, बुक अपने सामने है, कोई प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, उत्तर उसका अपन लिख रहे हैं, तो वो सामने होता है तो अपने दिमाग में आ जाता है देख देख कि ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जब तीसरी या चौथी बार रिवीजन करो तो आप बुक को बंद करो और सिलेबस के आधार पर उस जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपने मन में मनन करो, और जहाँ अटक रहे हो वहाँ पर फिर अपनी पुस्तक का सहारा लो। उससे क्या होगा, आपके जितने भी टॉपिक होंगे वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सर कई स्टूडेंट जो हैं वो रटने में विश्वास रखते हैं, किसी टॉपिक को रटने, तो क्या ये प्रवृत्ति क्या है, सही है या गलत है? देखो, पुराने जमाने में कहा है कि रटंत विद्या पचंत खेती। विषयों के अनुसार आपको विद्या ऐसी होती है, रटी भी जाती है, समझी भी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने से ही काम होगा। जैसे मैं संस्कृत का व्याख्याता हूँ, तो मैं संस्कृत की बात करूँ कि हमारे सामने जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको समझने के साथ में उनको रटना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको रटेंगे उसके बाद में ही आगे काम होगा। तो विषय के अनुसार कुछ चीज़ें रटने की होती हैं तो उन्हें रटना भी पड़ता है, और कुछ चीज़ें समझने की होती हैं उन्हें समझ करके और इम्प्लीमेंट करना। सर अगला सवाल है कि पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट है, तो पेपर सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन में? बिल्कुल, पेपर सोल्व करना ही है मुख्य काम। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि कई बार कोई फ्रेश बच्चा जाता है, प्रथम कंपटीशन देने जाता है, तो एग्ज़ाम हॉल में जब उसके सामने पेपर आता है उसका दिल धड़कने लग जाता है, तनाव में वो बच्चा आ जाता है। तो सबसे पहले आपको तनाव में नहीं आना। एग्ज़ाम पेपर अपने सामने है तो बड़ी शांति से, बड़ा धैर्य रखते हुए उस पेपर का अपने को अध्ययन करना है। और यदि आप एग्ज़ाम हॉल में शांति रख करके, धैर्य धारण करके उस पेपर को सोल्व करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा है वह क्वेश्चन भी अपने को आने लग जाता है। इसलिए, और पेपर में क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 नंबर से चालू कर लेते हैं, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तो धैर्य नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन अपने को आ रहा है पहले उसके ऊपर टिक मार के करें, उसे उसका गोला काला करें, उसको भरें, और उसके बाद में जो क्वेश्चन अपने रह गए धीरे धीरे उनका, क्योंकि यदि अपन ने 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए, 60 क्वेश्चन अपन ने कर दिए, 40 अपने को नहीं आए, तो 60 होने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि उन 40 में से भी अपन 20-25% आसानी से फिर उसके उत्तर अपने दिमाग में आने लग जाते हैं। तो धैर्य धारण रखना, शांति रखना, तनाव मुक्त रहना परीक्षा कक्ष में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर कोचिंग का क्या रोल रहता है? देखो, कोचिंग का भी रोल है ही, क्योंकि कई बार छात्र क्या होते हैं कि एग्ज़ाम जो भी बच्चे फाइट करते हैं, जिन बच्चों का बेसिक नॉलेज मजबूत होता है, जब जो बच्चे 6th 7th क्लास से ही लेकर के BA MA तक इंटेलिजेंट रहे हुए होते हैं, तो उनका बेसिक मजबूत होता है, तो उनको कोचिंग की इतनी आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं कि जिनका 10वीं 12वीं तक बेसिक मजबूत नहीं होता, तो ऐसे छात्रों के लिए उस बेसिक को तैयार करने के लिए कोचिंग करना आवश्यक होता है। तो मेरा मानना ये होता है कि जो भी छात्र अपने आप को ऐसा समझे कि मेरा बेसिक इस सब्जेक्ट में कम है, बेसिक नॉलेज कम है, तो उसे कोचिंग अवश्य लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। तो आपसे ही जानना चाहूँगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करते थे, तैयारी करते थे आप, तो उस समय ऐसे कोई टाइमिंग रखते थे क्या कि भाई मेरे को ये चैप्टर इस टाइम पे पढ़ना है या ये चैप्टर इस टाइम, चैप्टर वाइज टाइमिंग तो होती है क्या तैयारी करने में? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि जैसे अभी रीट की अपन बात करते हैं, तो रीट में 4 विषय हैं। मुख्य विषय है जीके जिसके 60% आएंगे, एक मनोविज्ञान 30% आएंगे, और 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उनमें से 2 लैंग्वेज चूज करनी है, 30% उनके 150 का पेपर है। अब वो 4 प्रकार के सब्जेक्ट बच्चे के सामने रीट में है, 4 विषयों का उसे अध्ययन करना है, तो वास्तव में टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो विषय आपको कठिन लगे उन विषयों को आप सुबह प्रातः काल में उनका अध्ययन करें, और ऐसा आपको लगे कि ये विषय जैसे हिंदी है कि हिंदी विषय थोड़ा सरल होता है, चाहे किसी भी बेल्ट का, साइंस बेल्ट का छात्र हो, इंग्लिश बेल्ट का छात्र हो, हिंदी विषय होता है जो सरल होता है, तो रात्रिकालीन आप उस हिंदी विषय को लें। तो कठिन विषय को सुबह के समय, और थोड़ा सरल विषय जैसा हिंदी है उसे आप रात्रिकालीन में उसका अध्ययन करें, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर जैसे कि रीट है, तो आप अंतिम सवाल है मेरा आपसे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहो या उनके लिए कुछ कहना चाहो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मार्केट में कई प्रकार की गाइडें हैं, लेकिन जो सिलेबस रीट का है उस सिलेबस का आप विश्लेषण करेंगे तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की सामाजिक की जो पुस्तकें हैं, और उन सामाजिक की पुस्तकों के जो पाठ के नाम हैं, वो पाठ का नाम ही पूरा का पूरा सिलेबस है। तो मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक जीके का जब आपको अध्ययन करना है तो आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें, साथ में कक्षा 11 और कक्षा 12 की हिस्ट्री की आप पुस्तक पढ़ लें। आपको किसी गाइड की आवश्यकता ही नहीं, पूरे पर्सन वहीं से आने हैं, हूबहू पर्सन आने हैं। साथ एक मनोविज्ञान में और चक्कर रहता है, मनोविज्ञान में कई प्रकार की मार्केट में गाइड होती है, ऑथेंटिक गाइड कोई सी भी नहीं है। तो ऑथेंटिक गाइड भी कक्षा 11 में आरबीएससी की, 11 और 12 में आरबीएससी की मनोविज्ञान की जो पुस्तक चलती है, मैं छात्रों से अपील करूंगा कि मनोविज्ञान उस पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ें, क्योंकि विगत कुछ पेपर जब हम उनका विश्लेषण हमने किया तो जितने भी क्वेश्चन मनोविज्ञान में आए हुए हैं वो कक्षा और 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक से ही आए हुए हैं। तो छात्रों से यही अपील कि वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें एनसीईआरटी की चलती हैं उनका निरंतर अध्ययन। थैंक यू सर, आपने नौजवान साथियों के लिए समय निकाला और उन्हें वो बातें बताई जो उनको सक्सेस होने में काम आएगी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। तो दोस्तों, ये थे संस्कृत के व्याख्याता अनिल जी टेलर, जिन्होंने बता दिया है कि किस तरह से तैयारी करनी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी अंकित के साथ, आप देख रहे हो PDS न्यूज़।